Hello everyone, we are going to study about जनजाति. So let's start. मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं. तो जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर देश की सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं. जनजाति सहित उपजातियों की संख्या 46 है और कुछ स्थानों पर सघन है, कुछ स्थानों पर विरल है. 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियां कितनी है? 21.7% है. अनुसूचित जातियां 15.2% है. इसके साथ ही हम देखते हैं आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठक्कर बप्पा ने किया. और ठक्कर बप्पा को आदिवासी विकास कार्यक्रम का प्रणेता कहा जाता है. तो अब हम पढ़ने वाले हैं गोंड जनजाति. इतना ही था. गोंड जनजाति के बारे में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है, लेकिन भारत में इसका स्थान पहला है गोंड जनजाति का. और यह मध्य प्रदेश के बारे में है. मध्य प्रदेश में हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उत्तर में भी, नर्मदा के नदी के दक्षिण में भी, विंध्य पर्वत क्षेत्रों में, विंध्य श्रेणी में और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भी इनका निवास स्थान है, इनका विस्तार है. होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, दमोह, नरसिंहपुर, ठीक है. और ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर निवास करती है आपकी गोंड जनजाति. गोंड जनजाति की उपजातियां देखेंगे तो सपनो, दिस इज द कोड. सपनों में क्या हो गया? सपनो, सोलहास, अगरिया, परधौनी, नगरची और ओझा. तो ये सारी क्या है? उपजातियां हैं. उपजातियों के बाद अब हम देखते हैं आखिर ये गोड गोड बोल रही है, गोड शब्द आया कहां से? तो तेलुगु भाषा का एक शब्द है कोंड, जिसका अर्थ होता है पहाड़. यहाँ से आया है गोंड शब्द. गोंड जनजाति अधिकतर कहाँ पे निवास करती थी? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती थी. और यदि हम इनके त्योहार देखेंगे तो नवारवानी है और जवारा है, मढ़ई है, छेरता है, हरडीली है, बिदरी पूजा है. तो ये इनके त्योहार हैं. और जो गोंड है वो स्वयं को क्या बुलाते हैं? कोय तार बुलाते हैं. और स्वयं को कोय तार बुलाते हैं. और इनके प्रमुख देव, इनके भगवान जी कौन है? तो इनके भगवान जी हैं ठाकुर देव है, नारायण देव है, दूल्हा देव है, बूढ़ी माई, खेर माता और लिंगोदेव. ठाकुर देव, बूढ़ी माता, लिंगोदेव और खेर माता, लिंगोदेव, नारायण देव, दूल्हा देव, लिंगोदेव, बूढ़ी माता, खैर माता, दूल्हा देव, नारायण देव, ठाकुर देव. इनका जो प्रमुख त्योहार है वो जवारा, बिदरी पूजा, नवारवानी, छेरता, हरडीले. यदि हम इनका नृत्य की बात करेंगे, कर्मा, सैला, सुआ, कहरवा, हरडीले. कर्मा, सैला, सुआ, कहरवा, हरडीली. कर्मा, सैला, सुआ, कहरवा, हरडीली, ये इनका नृत्य. गांव की मुखिया की बात करेंगे तो मुकद्दम. गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है. गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है. मुकद्दम. यदि लेकिन गौटिया लिखा आ गया तो आपको भी उसमें भी टिक करना है. गौटिया क्या है? गौटिया, 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 ठीक है. गोड द्रविडियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार की जनजाति. गोड द्रविडियन बोल लीजिए या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड. तो किस परिवार की जनजाति है? द्रविडियन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार की जनजाति. अबुझमाड़िया. अबुझमाड़िया गोडो का सबसे प्राचीन वर्ग है. और सबसे प्राचीन वर्ग कौन है गोडो का? तो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अबुझमाड़िया. इसमें अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन है वह आखेटन, शिकार करना है. तो गोड का जो मुख्य कार्य क्या है? वो शिकार करते हैं, ठीक है. और क्या करते हैं? कृषि करते हैं. इस जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है. और दूध लौटावा प्रथा क्या प्रचलित है गोड जनजाति में? तो यस, प्रचलित है.
और कौन कौन सा विवाह करते हैं, पठौनी विवाह करते हैं। कौन से विवाह करते हैं, पठौनी विवाह करते हैं। लमसेना विवाह करते हैं, चढ़ विवाह करते हैं। कौन सा विवाह करते हैं, चढ़। पठौनी विवाह, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह होता है। कौन कौन सा विवाह होता है, पठौनी विवाह, लमसेना विवाह और चढ़ विवाह होता है। गौड़ जनजाति में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक होता है जमींदार भूपति या राजगोड़। जो बड़े वाले गोड़ होते हैं, जिनके पास बहुत अमीर होते हैं, बहुत रिच होते हैं, वो कौन से गोड़ कहलाते हैं, जमींदार होते हैं। भूपति गोड़ कहलाते हैं या फिर राजगोड़ कहलाते हैं। कौन से गोड़ कहलाते हैं, राजगोड़। और जो आम होते हैं, निम्न वर्ग के गोड़ होते हैं, उन्हें कौन सा गोड़ कहा जाता है, धुरगोड़। तो राजगोड़ होता है और धुरगोड़ होता है, राजगोड़ धुरगोड़। धुरगोड़ खटोरिया भी और धुरगोड़ होते हैं जो, उन्हें खटोरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खटोरिया। यदि आ जाएगा खटोरिया क्या है, धुरगोड़ है, निम्न वर्ग के गोड़ है, ठीक है। खटोरिया खटोरिया खटोरिया, तो ऐसे याद रखना है, गोटिया वाला याद रखना है और खटोरिया वाला याद रखना है, ठीक है। इनमें ओझा नामक व्यक्ति, ये हमने उपजातियां पढ़ी थी ना, ओझा। तो वो जो ओझा नामक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, झाड़ फूक करता है, तांत्रिक वाला काम करता है। गौड़ जनजातियां पितृ सत्तात्मक थी। तो यदि आएगा मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक, तो गौड़ जनजाति पितृ सत्तात्मक थी। गौड़ बहु विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह की करते, मतलब एक गौड़ कई विवाह कर सकता है और विधवा हो जा रही है तो उसका भी विवाह करवाते थे। बधू मूल्य प्रचलित है, इसमें बधू मूल्य भी मिलता है। और इसके बाद शारीरिक विशेषताएं देखेंगे, इनका शरीर का जो बनावट है वो कैसा है। तो जो सामान्यतः गोड़ होते हैं वो छोटा कद होता है उनका, गहरे काले रंग के होते हैं, मोटे मोटे होंठ होते हैं, बड़ी चपटी नाक होती है, और चौड़े मुंह होते हैं, चौड़े मुंह होते हैं, और सीधे बाल होते हैं, सीधे बाल होते हैं। कैसे बाल होते हैं, सीधे बाल होते हैं। तो ठीक है, दिस इज और गोंड अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ये कहाँ पर निवास करते हैं, अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में। मैंने कहा था ना, कोन शब्द से आए, पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों में इनका निवास स्थान पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, जल प्राप्ति, इनका घर प्राय घास फूस मिट्टी के बने होते हैं। रहन सहन वेशभूषा देखेंगे तो कोट ज्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। वे अधिकतर जींस टी शर्ट भी पहनते, कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, जींस और टी शर्ट भी पहनते हैं। वे आभूषण एवं गुदना प्रिय भी हैं, गुदना भी बनवाते हैं। पीतल, मोती, मूंगा आदि के आभूषण अधिक प्रचलित है। पीतल के भी पहनते हैं, मूंगा के भी पहनते हैं, मोती के भी पहनते हैं, आदि के आभूषण अधिक प्रचलित। गौड़ शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं। कुछ गौड़ शाकाहारी भी हैं और कुछ गौड़ मांसाहारी भी हैं। उनके भोजन में सामान्यतः मोटे अनाज, कंदमूल शामिल होते हैं। मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ पेज अत्यंत प्रचलित है। गौड़ में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए साफ सुथरे या छोटा मकान होता है। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो गौड़ जनजाति पितृ सत्तात्मक होती है। परिवार में वृद्ध पुरुष मुखिया होता है। गौड़ सामान्यतः एक विवाह करते हैं, बहु विवाह भी प्रचलित है। दूध लौटावा प्रथा भी प्रचलित है, बधू मूल्य भी प्रचलित है, गोदना भी प्रचलित है। मृतक संस्कार के अग्निदाह और दफनाना दोनों है। जो मतलब पूजनीय होते थे, वृद्ध हो जाते थे, उन्हें अग्नि संस्कार किया जाता था और बाकी को दफनाना। गोंड कला एवं संस्कृति सम्मान भी प्रचलित है। नृत्य की बात करेंगे, एक हमने देखा था कर्मा, सैला, सुहा, कहरवा, हरडीली। इसके अलावा भी नृत्य होते हैं, जैसे लोक नृत्य शास्त्रीय में, वैसे भी इनमें भी नृत्य होते हैं। रीना, गैंडी, कहरवा, गोचो, दीवारी, बिरछा, भड़ौनी और सजनी, ऐसे नृत्य होते हैं। सजनी पास बुलाओ। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, वर्तमान में गोंड प्रारंभ स्थायी कृषि करने लगे हैं।
इसके अतिरिक्त लघु वनोपज संग्रह, पशुपालन, मुर्गी पालन, मजदूरी भी इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। धार्मिक जीवन की बात करेंगे, गोंड जनजाति टोटम पे विश्वास करती है। तो गोदना प्रिय है, दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है, बधु मूल्य प्रचलित है और टोटम पे विश्वास करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपने विशेष टोटम पे विश्वास करते हैं। इनकी पूजा आत्मा प्राचीन देवी देवताओं में आत्मावाद को मानने वाली जनजाति है। भगवान शिव, काली, हनुमान आदि जादू टोना टोटके अगरिया लोहे का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? अगरिया। परधौनी का जो काम कर परधौनी कौन सा काम करता है? पूजा पाठ का। और सोलहास बढ़ई का काम करता है। कोयला गुतीस नाचने गाने वाले गुण होते हैं। कोयला गुतीस कैसे होते हैं? नाचने गाने वाले गुण कौन से होते हैं? कोयला गुतीस होते हैं। कौन से होते हैं? कोयला गुतीस होते हैं। ओझा होते हैं, झाड़ फूक करता है। परधौनी पूजा पाठ करता है। सोलहास बढ़ई होता है और अगरिया लोहे का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गोंड जनजाति। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैगा, उसके बाद हम देखेंगे भील। सो ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।